नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सुनने में सच कहूं तो थोड़ा बोरिंग लग सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन असल में हर समझदार निवेशक के पोर्टफोलियो की रीढ़ होता है बॉन्ड्स। सही बात है। हमारे आज की बातचीत का मकसद बॉन्ड्स की इस दुनिया को इतना आसान बनाना है कि कोई भी इसे समझ सके। हम बात करेंगे कि ये हैं क्या, काम कैसे करते हैं और भारत में इनमें पैसा कैसे लगाया जा सकता है। बिल्कुल, आज का एजेंडा एकदम क्लियर है। हम शुरू करेंगे बॉन्ड्स की एबीसी से, फिर इसके सबसे जरूरी नियम को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये इक्विटी मार्केट के उतार चढ़ाव के बीच आपके पोर्टफोलियो को स्थिरता कैसे दे सकते हैं। मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि एक निवेशक की सोच को तैयार करना है। चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरा सबसे पहला और बेसिक सवाल, ये बॉन्ड आखिर है क्या भला? क्या ये भी शेयर खरीदने जैसा ही कुछ है? नहीं, और ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादातर लोग यही कंफ्यूज होते हैं। ये शेयर खरीदने जैसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। आसान भाषा में समझे तो बॉन्ड एक तरह का लोन है, एक कर्ज का सर्टिफिकेट। लोन? हाँ, जब कोई सरकार या कोई बड़ी कंपनी बॉन्ड जारी करती है तो वो पब्लिक से, मतलब हम जैसे निवेशकों से, पैसा उधार ले रही होती है। अच्छा, तो हम उन्हें पैसा उधार दे रहे हैं, एक तरह से हम उनके लिए बैंकर बन गए। बिल्कुल, आप ऐसा कह सकते हैं। और इस उधार के बदले में बॉन्ड जारी करने वाली संस्था, जिसे हम इशूअर कहते हैं, वो आपसे दो पक्के वादे करती है। दो वादे? हाँ, पहला, वो आपको एक तय समय तक रेगुलर इंटरवल पर एक फिक्स्ड ब्याज देगी। इसे बॉन्ड की दुनिया में कूपन कहते हैं। कूपन, ठीक है। और दूसरा, जब बॉन्ड की अवधि पूरी हो जाएगी, जिसे मैच्योरिटी कहते हैं, तब वो आपकी मूल रकम यानी प्रिंसिपल अमाउंट आपको लौटा देगी। तो शेयर और बॉन्ड में सबसे बड़ा फर्क यही हुआ? यही कि शेयर में हम कंपनी के हिस्सेदार बनते हैं, बिल्कुल, जबकि बॉन्ड में हम उसे सिर्फ कर्ज देते हैं। एकदम सही। शेयर खरीदने पर आप कंपनी के प्रॉफिट और लॉस दोनों में पार्टनर हैं। कमाई की गारंटी नहीं, पर बहुत ज्यादा भी हो सकती है। सही। वहीं बॉन्ड में आप सिर्फ एक लेंडर हैं। कंपनी चाहे कितना भी मुनाफा कमाए, आपको आपका तय ब्याज ही मिलेगा। इसीलिए बॉन्ड्स को स्टॉक से कम जोखिम भरा माना जाता है। ओके, ये लोन वाली बात तो समझ आ गई। पर जब मैं बॉन्ड्स के बारे में पढ़ता हूँ तो कूपन, फेस वैल्यू, यील्ड जैसे शब्द सुनकर ही सिर चकरा जाता है। क्या हम इन्हें आसान बना सकते हैं? जरूर, ये बहुत आसान है। 4 मुख्य शब्द हैं जिन्हें पकड़ना है। बताइए। एक है फेस वैल्यू, इसे पार वैल्यू भी कहते हैं। ये बॉन्ड पर लिखी हुई कीमत है और यही वो रकम है जो मैच्योरिटी पर आपको वापस मिलती है। आमतौर पर ये 1000 रुपए होती है। ठीक है, फेस वैल्यू। दूसरा है कूपन रेट। ये वो फिक्स्ड सालाना ब्याज है जो इश्यूअर आपको देने का वादा करता है। इसे हमेशा फेस वैल्यू के प्रतिशत में बताया जाता है। जैसे 1000 रुपए की फेस वैल्यू पर 8% कूपन का मतलब है 80 रुपए सालाना। अच्छा। तीसरा है मैच्योरिटी डेट। सीधी सी बात, ये वो तारीख है जब बॉन्ड की उम्र पूरी हो जाती है और आपको अपनी फेस वैल्यू वापस मिल जाती है। और चौथा है इश्यूअर, यानी वो कौन है जो आपसे पैसा उधार ले रहा है। भारत सरकार, कोई राज्य सरकार या फिर कोई बड़ी प्राइवेट कंपनी। एक मिनट, यहाँ एक बात मुझे हमेशा कंफ्यूज करती है। मैंने सुना है कि जब अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर आती है और आरबीआई ब्याज दरें बढ़ाता है तो मेरे सुरक्षित बॉन्ड की कीमत गिर जाती है। ये तो पूरी तरह से उल्टा लग रहा है। प्लीज इसे समझाइए। हाँ, आपने बॉन्ड मार्केट के सबसे बड़े रहस्य पर उंगली रख दी है। इसे कहते हैं सीसॉ इफेक्ट। सीसॉ इफेक्ट? हाँ, बॉन्ड की कीमत और बाजार में चल रही ब्याज दरों के बीच एक उल्टा यानी इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जब एक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे आता है। इसे किसी रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं? बिल्कुल। मान लीजिए आपके पास एक पुराना बॉन्ड है, फेस वैल्यू 1000 रुपए और उसका कूपन रेट 7% फिक्स्ड है। ठीक है, 7%। यानी वो आपको हर साल 70 रुपए का ब्याज देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मान लीजिए अर्थव्यवस्था में सुधार होता है और आरबीआई ब्याज दरें बढ़ा देता है। इसकी वजह से बाजार में अब जो नए बॉन्ड आ रहे हैं वो 8% का कूपन दे रहे हैं। तो जाहिर है नए बॉन्ड ज्यादा आकर्षक हो गए। कोई भी मेरा 7% वाला बॉन्ड क्यों खरीदेगा? ठीक, यहीं पर सीसॉ काम करता है। अब कोई भी निवेशक आपका 7% वाला बॉन्ड उसकी ओरिजिनल कीमत पर नहीं खरीदेगा। क्यों नहीं? क्योंकि उसे बाजार में सीधा 8% कमाने का मौका मिल रहा है। तो अगर आपको अपना पुराना बॉन्ड मैच्योरिटी से पहले बेचना है तो आपको उसे डिस्काउंट पर यानी कम कीमत पर बेचना होगा। आपको उसकी कीमत इतनी गिरानी होगी कि कम कीमत पर खरीदने की वजह से खरीदार की कुल कमाई बढ़कर
नए 8% वाले बॉन्ड के बराबर हो जाए। ओह, इसीलिए जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो पुराने कम कूपन वाले बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू गिर जाती है। अच्छा, तो दूसरे शब्दों में कहें तो बॉन्ड का ब्याज तो पत्थर की लकीर है, लेकिन बाजार में उसकी कीमत को हमेशा नए बॉन्ड्स के मुकाबले आकर्षक बने रहने के लिए ऊपर नीचे होना पड़ता है। आपने बिल्कुल सही समझा। और यही वजह है कि जब निवेशकों को लगता है कि अर्थव्यवस्था धीमी होने वाली है और आरबीआई ब्याज दरें गिरा सकता है, तो वो लंबी अवधि के बॉन्ड्स में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसा करके वो भविष्य में गिरती दरों के माहौल में भी ऊंची ब्याज दर को लॉक इन कर लेते हैं और साथ ही बॉन्ड की कीमत बढ़ने का फायदा भी उठा सकते हैं। इसी को इंटरेस्ट रेट रिस्क कहते हैं। तो अब हम ये समझ गए हैं कि बॉन्ड एक लोन है और इसका बाजार कैसे काम करता है। अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां निवेशक को चुनना होता है कि उसे किस तरह के बॉन्ड में पैसा लगाना है। भारत में हमारे पास क्या-क्या विकल्प हैं? भारत में बॉन्ड्स की दुनिया काफी बड़ी है, लेकिन हम इसे आसानी के लिए 3 बड़ी श्रेणियों में बांट सकते हैं। ठीक है। पहली और सबसे सुरक्षित श्रेणी है सरकारी बॉन्ड्स, जिन्हें G-SECs भी कहते हैं। सरकारी है मतलब सुरक्षा की पूरी गारंटी? हाँ, इन्हें सबसे सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इन पर भारत सरकार की गारंटी होती है, जिसे सॉवरेन गारंटी कहते हैं। मतलब डिफॉल्ट का खतरा लगभग शून्य होता है। अच्छा। इनमें भी कई तरह के बॉन्ड्स होते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल्स यानी T-बिल्स, जो बहुत छोटी अवधि के लिए होते हैं, 91 दिन, 182 दिन या 364 दिन। फिर होती हैं डेटेड सिक्योरिटीज, जो 5 साल से लेकर 40 साल तक की लंबी अवधि के लिए होती हैं। 40 साल? जी। और एक होते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन्स या SDLs, जिन्हें अलग-अलग राज्य सरकारें अपने खर्चों के लिए जारी करती हैं। सरकारी बॉन्ड्स तो सबसे सुरक्षित हो गए। हाँ। लेकिन मुझे लगता है ज्यादातर लोग थोड़ा ज्यादा रिटर्न के लिए थोड़ा रिस्क लेने को तैयार होंगे। तो क्या प्राइवेट कंपनियां भी इसी तरह पैसा उठाती हैं? बिल्कुल, यही हमारी दूसरी श्रेणी है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ओके। इन्हें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की कंपनियां अपने बिजनेस को बढ़ाने, नया प्रोजेक्ट शुरू करने या दूसरे खर्चों के लिए पैसा जुटाने के लिए जारी करती हैं। तो इनमें रिटर्न ज्यादा होगा? हाँ, इनमें सरकारी बॉन्ड से ज्यादा रिटर्न मिलता है क्योंकि यहाँ सरकार की गारंटी नहीं होती, यहाँ क्रेडिट रिस्क होता है। क्रेडिट रिस्क मतलब ये खतरा कि कंपनी शायद पैसा वापस न कर पाए। इसे एक आम निवेशक कैसे समझेगा? इसके लिए हमारे पास क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, जैसे क्रिसिल, ICRA। अच्छा। ये किसी कंपनी की आर्थिक सेहत की पूरी जांच पड़ताल करके उसे एक रेटिंग देती हैं। सबसे अच्छी रेटिंग होती है AAA। AAA, जिसका मतलब है सबसे सुरक्षित। हाँ, मतलब कंपनी बहुत मजबूत है और पैसा न लौटाने का खतरा न के बराबर है। जैसे जैसे रेटिंग नीचे जाती है, जैसे AA, BBB, खतरा बढ़ता जाता है। D रेटिंग का मतलब है कि कंपनी पहले ही डिफॉल्ट कर चुकी है। तो निवेश से पहले रेटिंग देखना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी काम है। ज्यादा रिटर्न के लालच में कम रेटिंग वाले बॉन्ड में निवेश करना खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो सरकारी बॉन्ड हो गए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, आपने तीसरी श्रेणी की भी बात की थी, उसमें क्या खास है? तीसरी श्रेणी में कुछ खास मकसद वाले बॉन्ड्स आते हैं, जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी SGBs। ओह हाँ, इनके बारे में काफी सुना है। ये फिजिकल सोना खरीदने का एक बेहतरीन डिजिटल विकल्प है। इस पर आपको सोने की कीमत बढ़ने का फायदा तो मिलता ही है, साथ में सरकार 2.5% सालाना ब्याज भी देती है। ये तो बहुत अच्छा है। पर यहाँ 2026 के बजट के बाद एक जरूरी बदलाव हुआ है। अब मैच्योरिटी पर कैपिटल गेन टैक्स में छूट सिर्फ उन्हें मिलेगी जिन्होंने बॉन्ड सीधे RBI से खरीदा है और 8 साल तक रखा है। अच्छा, तो जो सेकेंडरी मार्केट से खरीदेगा? सेकेंडरी मार्केट से खरीदने वालों को मुनाफे पर टैक्स देना होगा। ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। और कोई खास बॉन्ड? हाँ, 2 और हैं। एक है सेक्शन 54 EC बॉन्ड्स। अगर किसी को कोई प्रॉपर्टी बेचने से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो वो इन बॉन्ड्स में 50 लाख तक निवेश करके अपना टैक्स बचा सकता है। इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। ओके। दूसरे हैं टैक्स फ्री बॉन्ड्स। ये अब नए जारी तो नहीं होते, लेकिन पुराने बॉन्ड सेकेंडरी मार्केट में मिल जाते हैं। जैसा नाम है वैसा काम? बिल्कुल। इन पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह टैक्स फ्री होता है, जो 30% टैक्स ब्रैकेट में आने वाले लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। ये सब सुन के तो लगता है कि बॉन्ड मार्केट में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है, लेकिन एक आम निवेशक इन्हें खरीदेगा कहाँ से? क्या इसके लिए भी स्टॉक मार्केट जैसा कोई प्लेटफॉर्म है? हाँ, और अच्छी बात यह है कि टेक्नोलॉजी ने अब इसे बहुत आसान बना दिया है। कैसे? बॉन्ड खरीदने के 2 बाजार हैं।
एक है प्राइमरी मार्केट, जहां बॉन्ड पहली बार जारी होते हैं। इसे आप बॉन्ड का आईपीओ समझ सकते हैं। ठीक है, सीधे कंपनी से। हाँ, आप सीधे इशुअर से बॉन्ड खरीदते हैं। और अगर मुझे मैच्योरिटी से पहले बॉन्ड बेचना हो तो? उसके लिए है सेकेंडरी मार्केट। एक बार जारी होने के बाद इन बॉन्ड्स को निवेशकों के बीच स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा और बेचा जाता है। ये बाजार निवेशकों को लिक्विडिटी देता है। अच्छा। अब निवेश कैसे करें, इसके भी दो रास्ते हैं, सीधा और अप्रत्यक्ष। पहले सीधे रास्ते की बात करते हैं। सरकारी बॉन्ड्स में सीधा निवेश करने के लिए आरबीआई ने एक शानदार प्लेटफॉर्म बनाया है, रिटेल डायरेक्ट स्कीम। मैंने इसके बारे में सुना है। कोई भी व्यक्ति सीधे आरबीआई के साथ एक रिटेल डायरेक्ट गिल्ट या आरडीजी अकाउंट खोलकर G6, T-बिल्स और SGBs खरीद बेच सकता है। कोई ब्रोकर नहीं, कोई फीस नहीं। वाह। और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स? उनके लिए अब सेबी से रजिस्टर्ड कई ऑनलाइन बॉन्ड प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म्स यानी OBP हैं, जो डीमैट अकाउंट के जरिए बॉन्ड खरीदना बेचना बहुत आसान बनाते हैं। और दूसरा अप्रत्यक्ष तरीका, शायद वो नए लोगों के लिए ज्यादा आसान होगा। बिल्कुल, नए निवेशकों के लिए सबसे आसान और सुरक्षित रास्ता है डेट म्यूचुअल फंड्स। अच्छा। यहाँ एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपके पैसे को रिसर्च करके अलग अलग बॉन्ड्स में लगाता है, जिससे आपका जोखिम अपने आप बट जाता है। इसी में एक खास तरह का फंड है भारत बॉन्ड ETF, जो सिर्फ AAA रेटेड सरकारी कंपनियों के बॉन्ड्स में निवेश करता है और इसकी एक फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट होती है। ठीक है, अब एक और तकनीकी सवाल जो मुझे हमेशा परेशान करता है। जब मैं किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बॉन्ड की कीमत देखता हूँ और जब खरीदने जाता हूँ तो फाइनल अमाउंट थोड़ा अलग होता है। ऐसा क्यों है? मैंने क्लीन प्राइस और डर्टी प्राइस के बारे में सुना है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। जब आप किसी बॉन्ड की कीमत देखते हैं तो वो क्लीन प्राइस होती है। ओके। मतलब सिर्फ बॉन्ड की बाजार कीमत। लेकिन जब आप उसे खरीदते हैं तो आप डर्टी प्राइस चुकाते हैं। डर्टी प्राइस? हाँ, डर्टी प्राइस का मतलब है क्लीन प्राइस प्लस अक्यूड इंटरेस्ट। अक्यूड इंटरेस्ट? इसे थोड़ा और आसान करते हैं। जरूर। मान लीजिए एक बॉन्ड पर साल में 2 बार ब्याज मिलता है, 30 जून और 31 दिसंबर को। ठीक है। अब अगर कोई निवेशक अपना बॉन्ड 1 सितंबर को बेचता है तो उसने बॉन्ड को पिछली ब्याज की तारीख यानी 30 जून के बाद से 2 महीने, जुलाई और अगस्त, अपने पास रखा। सही बात है। तो उसे उन 2 महीनों के ब्याज का हक है। सही बात है, वो ब्याज तो उसी का हुआ। बिल्कुल। अब जो व्यक्ति 1 सितंबर को बॉन्ड खरीद रहा है उसे अगला पूरा 6 महीने का ब्याज 31 दिसंबर को मिलेगा। इसलिए नियम यह है कि खरीदार बॉन्ड की कीमत के साथ साथ बेचने वाले को उन 2 महीनों का ब्याज भी एडवांस में चुकाएगा जिसका वो हकदार है। अच्छा, तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट वो एडवांस ब्याज है। हाँ, इसी एडवांस ब्याज को अक्यूड इंटरेस्ट कहते हैं। अच्छा। और जब ये क्लीन प्राइस में जुड़ जाता है तो वो डर्टी प्राइस बन जाती है, जो आपका फाइनल पेमेंट अमाउंट होता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क और क्रेडिट रिस्क तो अब हमें समझ आ गए हैं, पर क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपना बॉन्ड बेचना चाहूं और कोई खरीदार ही ना मिले? हाँ, इसे ही लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। ये खतरा हमेशा रहता है, खासकर उन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जो बहुत लोकप्रिय नहीं है या जिनकी ट्रेडिंग ज्यादा नहीं होती। और सरकारी बॉन्ड्स में? सरकारी बॉन्ड्स में ये रिस्क बहुत कम होता है क्योंकि उनके लिए बाजार बहुत बड़ा और एक्टिव है। और महंगाई का क्या? अगर मेरा बॉन्ड 7% दे रहा है पर महंगाई 8% हो जाए तो मैं तो असल में पैसा गंवा रहा हूं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी। ये है इन्फ्लेशन रिस्क। अगर महंगाई की दर आपके बॉन्ड पर मिलने वाले फिक्स्ड ब्याज से ज्यादा हो जाए तो आपके पैसे की खरीदने की शक्ति समय के साथ कम हो जाती है। मतलब रिटर्न नेगेटिव हो गया? आपका असली रिटर्न नेगेटिव हो जाता है। इसीलिए निवेश करते समय महंगाई का अंदाजा लगाना भी जरूरी है। और एक आखिरी रिस्क है, री इन्वेस्टमेंट रिस्क। वो क्या है? मान लीजिए आपका 5 साल का बॉन्ड मैच्योर हो गया और आपको आपका पैसा वापस मिल गया, लेकिन इन 5 सालों में ब्याज दरें बाजार में बहुत गिर चुकी हैं। ओह। अब आपको अपना पैसा कम रिटर्न पर दोबारा कहीं और निवेश करना पड़ेगा। ये रिस्क उन लोगों के लिए ज्यादा मायने रखता है जो रिटायरमेंट जैसी लंबी अवधि की प्लानिंग कर रहे हैं। तो इतनी सारी बातचीत के बाद एक नए निवेशक के लिए बॉटम लाइन क्या है? बॉन्ड्स को अपने पोर्टफोलियो में किस नजरिए से देखना चाहिए? देखिए, बॉन्ड्स कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये आपके पोर्टफोलियो का वो हिस्सा है जो आपको रात में शांति से सोने में मदद करते हैं। ये स्थिरता, एक प्रिडिक्टेबल आय और पूंजी की सुरक्षा देते हैं जो अक्सर इक्विटी मार्केट में नहीं मिलती। सही है।
फिक्स्ड डिपॉजिट्स की तुलना में बॉन्ड्स अक्सर बेहतर रिटर्न और जरूरत पड़ने पर पैसे निकालने की ज्यादा आसानी दे सकते हैं। और सबसे बड़ी क्रांति ये है कि आज आरबीआई रिटेल डायरेक्ट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की वजह से एक आम निवेशक भी उन्हीं सुरक्षित बॉन्ड्स में पैसा लगा सकता है जिनमें पहले सिर्फ बड़े बैंक्स और संस्थाएं ही लगा पाती थी। आखिर में एक सवाल जो हमारे सुनने वालों को सोचने पर मजबूर कर सकता है। सोचने वाली बात यह है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बॉन्ड मार्केट को हम जैसे आम लोगों के लिए और ज्यादा आसान और पारदर्शी बना रही है, तो क्या एक पारंपरिक सेफ एसेट क्लास के तौर पर बॉन्ड की भूमिका बदल रही है? मतलब क्या अब ये सिर्फ पूंजी बचाने का एक सुस्त तरीका न रहकर स्मार्ट तरीके से वेल्थ बनाने का भी एक सक्रिय साधन बन सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो इक्विटी बाजार के रोज-रोज के शोर शराबे से बचना चाहते हैं?